भारत में ये जो राज्य सरकार की पूरी मशीनरी है, ये आखिर चलती कैसे है? मतलब कौन से पुर्जे हैं, कौन सा इंजन है? और वो एक सवाल हमेशा रहता है, असली स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? हाँ, ये सवाल बहुत आम है। आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं जो भारतीय संविधान के भाग 6 पर आधारित हैं। बिल्कुल। और ये नोट्स हमें राज्य कार्यपालिका मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव के ताने बाने को समझने में मदद करेंगे। हाँ, ये नोट्स अनुच्छेद 153 से 167 पर फोकस करते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका की पूरी रूपरेखा तय करते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन नोट्स से जो जरूरी जानकारी है उसे निकाल कर समझें। क्या क्या देखेंगे हम? हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और हाँ, महाधिवक्ता, इन जैसी जो प्रमुख कड़ियां हैं उनको समझेंगे। उनकी शक्तियां क्या हैं, वो नियुक्त कैसे होते हैं और सबसे जरूरी, उनके आपस के समीकरण कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये समझना, आप देखिए, राज्य के कामकाज को समझने की कुंजी है एक तरह से। बेहतरीन। तो फिर शुरुआत करते हैं राज्य के संवैधानिक मुखिया से, यानी राज्यपाल। हाँ, गवर्नर। जैसा कि इन दस्तावेजों में साफ लिखा है, अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 के दायरे में आते हैं। पर ये संवैधानिक मुखिया होने का ठीक मतलब क्या है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। संवैधानिक प्रमुख या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब है कि राज्य का जो शासन है वो औपचारिक रूप से फॉर्मली राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। अच्छा, नाम पर? हाँ, वे राज्य के प्रमुख तो हैं, लेकिन वे अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद से नहीं करते। वे मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। ओह, तो असल शक्ति कहीं और है। बिल्कुल, यहीं पर वास्तविक प्रमुख या रियल एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट आता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं, असल कार्यकारी शक्तियां उन्हीं के पास होती हैं। ये संसदीय प्रणाली का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बेसिक प्रिंसिपल है। और हाँ, इन नोट्स में एक बड़ा रोचक तथ्य भी दर्ज है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थीं। अच्छा, ये जानना तो वाकई दिलचस्प है कि औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख अलग अलग लोग हैं। अब राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या-क्या चाहिए? क्वालिफिकेशंस। हाँ, आपके दिए गए विवरण के अनुसार व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। हाँ, और अगर कोई सदस्य है भी तो उसे राज्यपाल का पद संभालने से पहले इस्तीफा देना होगा। ठीक है, और एक और शर्त भी है इसमें, वो ये कि वह लाभ का कोई दूसरा पद धारण न करता हो, मतलब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। और इनकी नियुक्ति क्या चुनाव होता है? नहीं, इनकी नियुक्ति सीधे जनता नहीं करती, बल्कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र से करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर। और कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो इन सूत्रों से भी साफ होता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या 5 साल का कार्यकाल एक तरह से फिक्स नहीं है? हाँ, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति, जो असल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, वो राज्यपाल को किसी भी समय पद से हटा सकते हैं। ओह, बिना किसी कारण के? इसके लिए संविधान में कोई खास प्रक्रिया या आधार नहीं बताया गया है। ये चीज राज्यपाल की भूमिका को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी मजबूत करती है। कार्यकाल पूरा होने पर भी वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी, मतलब नया गवर्नर, पद ग्रहण ना कर लें। और वेतन भत्ते, उसका भी जिक्र है नोट्स में? हाँ, जिक्र है। प्रतिमाह 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख, और बाकी भत्ते संसद तय करती है। और ये भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। समझ गया। ये प्रसाद पर्यंत वाली बात तो वाकई केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से काफी अहम हो जाती है। अच्छा, अब उनकी शक्तियों पर आते हैं। नोट्स में कार्यकारी, विधायी और न्यायिक तीनों तरह की शक्तियों का जिक्र है। कार्यकारी शक्तियों में क्या क्या शामिल है? एग्जीक्यूटिव पावर्स का दायरा काफी बड़ा है। सबसे प्रमुख है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे विधानसभा में बहुमत हासिल हो। ठीक है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर वे बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
और उनके बीच विभागों का बंटवारा मतलब पोर्टफोलियो एलोकेशन वो भी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। और भी नियुक्तियां हैं? हाँ, काफी हैं। राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, हालांकि उन्हें हटाने की प्रक्रिया अलग है, और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, वाइस चांसलर्स की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं और वे मुख्यमंत्री से प्रशासन और किसी भी विधायी प्रस्ताव से जुड़ी कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। यानी नियुक्तियों के मामले में राज्यपाल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। अब विधायी शक्तियों के बारे में बताइए। लेजिस्लेटिव पावर्स। विधायी क्षेत्र में भी राज्यपाल की भूमिका एकदम सेंट्रल है। वे राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, यानी समन करते हैं, सत्रावसान करते हैं मतलब प्रोरोग करते हैं, और विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर या फिर कुछ खास परिस्थितियों में अपने विवेक से भी। वे विधानमंडल के हर चुनाव के बाद पहले सत्र को और हर साल के पहले सत्र को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जिसका नोट्स में अनुच्छेद 213 के तहत उल्लेख है, वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, एक कब और क्यों जारी किए जाते हैं? जब राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद सत्र में न हो, सेशन में ना हो, और राज्यपाल को ऐसा लगे कि भाई ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जिनमें तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, तो वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये कानून जैसा ही होता है? हाँ, इन अध्यादेशों का प्रभाव और बल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा विधानमंडल द्वारा पास किए गए कानून का होता है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? विधानमंडल के दोबारा बैठने पर इन अध्यादेशों को 6 हफ्ते के अंदर मंजूरी दिलानी होती है, वरना वे अपने आप खत्म हो जाते हैं, निष्प्रभावी हो जाते हैं। ये एक तरह की अस्थायी विधायी शक्ति है ताकि शासन प्रशासन रुके नहीं। ठीक है, ये तो एक तरह की इमरजेंसी व्यवस्था जैसी लगती है कानून के अभाव में। और न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स, अनुच्छेद 161 का भी जिक्र है नोट्स में। हाँ, अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, पॉर्डन पावर देता है। वे किसी राज्य के कानून के खिलाफ किए गए अपराध के लिए सजा पाए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। क्या ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जैसी है? थोड़ी अलग है, खासकर मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस के मामले में। राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते, हालांकि वे उसे निलंबित, टाल या कम कर सकते हैं। और जो सैन्य अदालतों, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा होती है, उन मामलों में भी राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, और वो एक बात और थी नोट्स में, 7वें संविधान संशोधन 1956 वाली, कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? संभवतः प्रशासनिक सुविधा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल एक कारण हो सकता है, खासकर छोटे राज्यों या विशेष परिस्थितियों में। इससे राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन में भी मदद मिल सकती है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो याद रखने लायक हैं और जिनका जिक्र आपके दिए गए विवरण में भी है। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155, नियुक्ति। 161, क्षमादान शक्ति। और 213, अध्यादेश शक्ति। ये खासतौर पर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो राज्यपाल की भूमिका काफी बहुआयामी है। संवैधानिक प्रमुख हैं, केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं और कई महत्वपूर्ण शक्तियों के धारक भी हैं, भले ही वे ज्यादातर काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हों। सही कहा आपने। चलिए अब उस धुरी की ओर बढ़ते हैं जिसके इर्द गिर्द राज्य की वास्तविक सत्ता घूमती है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। नोट्स उन्हें वास्तविक कार्यकारी प्रमुख यानी रियल एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं। एकदम सही। अगर राज्यपाल राज्य के डी जूरे यानी कानूनी प्रमुख है, तो मुख्यमंत्री डी फैक्टो यानी वास्तविक प्रमुख हैं। वो सरकार के मुखिया हैं, मंत्रिपरिषद के नेता हैं और सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता होते हैं। सारी पॉलिसी वगैरह वही तय करते हैं। हाँ, राज्य की नीतियों का निर्धारण और उनका कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं के नेतृत्व में होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? यहाँ जो जानकारी है वो बताती है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 साल हो। हाँ, 25 साल इसीलिए क्योंकि विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु यही है। और उसे राज्य विधानमंडल
यानी विधानसभा या विधान परिषद अगर राज्य में है तो का सदस्य होना चाहिए। और यहाँ वो 6 महीने वाला नियम फिर से लागू होता है, जिसका जिक्र नोट्स में भी है। अच्छा, वही मंत्रियों वाला। हाँ, यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, वरना पद छोड़ना पड़ेगा। ये प्रावधान थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ या गैर विधायक को भी मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सके, पर अंत में लोकतांत्रिक जवाबदेही बनी रहती है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? नोट्स में अनुच्छेद 164(1) का हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन ये राज्यपाल की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर नहीं करता। तो फिर संसदीय परंपरा के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है। और अगर किसी को बहुमत ना मिला हो तो हंग असेंबली जिसे कहते हैं। हाँ, अगर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे सबसे बड़े दल के नेता को या फिर किसी गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं और उन्हें एक निश्चित समय में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, और कार्यकाल सामान्यतः 5 साल माना जाता है, लेकिन यहाँ भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वाली बात आती है। इसका क्या मतलब है मुख्यमंत्री के संदर्भ में? मुख्यमंत्री के संदर्भ में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का व्यवहारिक अर्थ है विधानसभा में बहुमत का विश्वास हासिल होना। मतलब जब तक मेजॉरिटी है तब तक पद है। बिल्कुल, जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, राज्यपाल उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर वे विधानसभा में विश्वास मत खो देते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस मोशन हार जाते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होता है। और अगर न दें तो? अगर वे ऐसा नहीं करते तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। तो कार्यकाल सीधे तौर पर सदन के विश्वास पर निर्भर करता है, ना कि राज्यपाल की इच्छा पर। यह स्पष्ट हुआ। अब मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों पर आते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा करती है कि वे मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। हाँ, वे चेयर करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स को। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं और फिर बदल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कह सकते हैं कि वे मंत्री परिषद के निर्माता, पालक और संघारक तीनों हैं। संघारक मतलब वे किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद अपने आप भंग हो जाती है। ओह, पूरी मंत्री परिषद? हाँ, क्योंकि मंत्री परिषद का अस्तित्व मुख्यमंत्री पर टिका होता है। वे राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी भी है। कैसे? मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। साथ ही वे ही राज्यपाल से सिफारिश करते हैं कि विधानमंडल का सत्र कब बुलाया जाए, कब सत्रावसान किया जाए या विधानसभा कब भंग की जाए। और योजना वगैरह में भी भूमिका होती है? हाँ, वे राज्य योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। वे अंतर्राज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य भी होते हैं, जहां वे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो असल में राज्य सरकार का पूरा तंत्र मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। वे ही सरकार का चेहरा और आवाज होते हैं। काफी हद तक सही है। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन केवल और केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर। अच्छा, सिर्फ सीएम की सलाह पर? हाँ, मुख्यमंत्री मंत्रियों की एक लिस्ट राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उन्हें नियुक्त कर देते हैं। मंत्री बनने के लिए भी वही योग्यता चाहिए जो विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए चाहिए। और वो 6 महीने वाला नियम यहाँ भी लागू है? जी हाँ, उन्हें भी 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होती है अगर वे नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है। नोट्स में सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत का जिक्र है। काफी जोर दिया गया इस पर। इसका क्या मतलब है? ये संसदीय प्रणाली का एक और कॉर्नरस्टोन है, एक आधारशिला। अनुच्छेद 164(2) कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से मतलब? इसका मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद एक टीम, एक इकाई के रूप में काम करती है। सभी मंत्री अपने सभी कामों और फैसलों के लिए संयुक्त रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर एक मंत्री गलती करे तो?
तो भी जिम्मेदारी पूरी मंत्रिपरिषद की मानी जाती है। अगर विधानसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे या सरकार द्वारा लाए गए किसी जरूरी बिल को गिरा दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अरे हाँ, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। ये तो टीम वर्क का अल्टीमेट लेवल लगता है। क्या मंत्रियों की संख्या पर भी कोई सीमा है? आजकल तो बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल सुनने में आते थे पहले। हाँ, पहले ऐसा नहीं था, जिससे जंबो कैबिनेट बनने लगी थी। बहुत बड़ी बड़ी मंत्रिपरिषद होती थी। लेकिन जैसा कि नोट्स में 91वें संविधान संशोधन 2003 का हवाला दिया गया है, अब इस पर सीमा है। क्या सीमा है? अब मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15%? हाँ, और छोटे राज्यों के लिए जहां विधानसभा की सदस्य संख्या कम है, वहां न्यूनतम संख्या 12 तय की गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार था। और दिल्ली का भी जिक्र है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के लिए 69वें संशोधन के तहत ये सीमा 10% है। अच्छा, और मंत्रियों के अधिकार क्या हैं? नोट्स में लिखा है कि वे विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हाँ, ये सही है। मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, मतलब विधानसभा का हो या विधान परिषद का, उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है। वोट भी कर सकता है? नहीं, वोट केवल उसी सदन में दे सकता है जिसका वो सदस्य है। और यही अधिकार वैसे महाधिवक्ता को भी मिला हुआ है। ओह, अच्छा, ये शायद बेहतर समन्वय और जानकारी के लेन देन के लिए किया गया होगा। संभवतः यही कारण है। ठीक है। कार्यपालिका की इस तस्वीर में एक और महत्वपूर्ण किरदार है राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 के तहत इन्हें राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बताया गया है। बिल्कुल, ये राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इनकी योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मतलब हाईकोर्ट जज नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति के समान होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि ये पद कितना महत्वपूर्ण और विशेषज्ञता वाला है। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में क्या जानकारी है? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान में इनका कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है और न ही इन्हें हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया बताई गई है। तो फिर वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब है कि राज्यपाल उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। व्यवहार में ऐसा तब होता है जब सरकार बदलती है या सरकार उन्हें हटाने की सलाह देती है। और सैलरी? उनका पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन भी राज्यपाल द्वारा ही तय किया जाता है, जैसा संविधान में लिखा है। और इनका मुख्य काम क्या है? सिर्फ सलाह देना या कोर्ट में भी जाते हैं? इनका मुख्य काम राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना है जो राज्यपाल उन्हें सौंपे, और उन कानूनी कर्तव्यों का पालन करना है जो राज्यपाल उन्हें दे। वे राज्य सरकार की तरफ से अदालतों में पेश होते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। इसके अलावा जैसा कि नोट्स में भी इशारा है, उन्हें राज्य विधानमंडल के सदनों या किसी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। समझ गया। वे सरकार का कानूनी पक्ष रखते हैं विधानमंडल में भी। हाँ, जरूरत पड़ने पर। तो ये चारों स्तंभ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता मिलकर राज्य की कार्यपालिका का पूरा ढांचा बनाते हैं। आज की इस चर्चा से जो इन नोट्स पर आधारित थी, ये तस्वीर काफी साफ हुई है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख हैं, पर उनकी संवैधानिक स्थिति, उनकी नियुक्ति का तरीका और कुछ विवेकाधीन शक्तियां, जिनका जिक्र शायद इन नोट्स में विस्तार से ना हो, पर वे होती हैं, उन्हें महत्वपूर्ण बनाती हैं। हाँ, बिल्कुल। जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित है, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति यानी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। और महाधिवक्ता कानूनी मामलों में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। सही। ये पूरी व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण, संतुलन और नियंत्रण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांतों पर आधारित है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और ये समझना कि ये व्यवस्था कागज पर कैसे दिखती है और असल में जमीन पर कैसे काम करती है, खासकर अलग अलग राजनीतिक हालात में,
राज्य की राजनीति और प्रशासन को समझने के लिए वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से एक गहरा सवाल भी उभरता है ना, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। कैसा सवाल? हमने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, राष्ट्रपति के माध्यम से, और वो एक तरह से केंद्र के प्रति जवाबदेह हैं, वो प्रसाद पर्यंत वाली स्थिति। लेकिन उन्हें काम करना होता है राज्य की चुनी हुई सरकार, यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर। हाँ, ये दोहरी भूमिका है। तो ये जो दोहरी भूमिका है, ये केंद्र और राज्य के संबंधों को, खासकर तब जब दोनों जगह अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हों, कितना जटिल या कितना सहज बनाती होगी? क्या ये हमेशा संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है या कभी-कभी टकराव का कारण भी बन जाती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर निरंतर मनन करने की आवश्यकता है।